अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिजनेस रिसर्च एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श सुमरो है और मेरा ताल्लुक शाहबूती यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से है। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो है हमारा नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस एनसीए इन स्मार्ट पीएलएस। ये एक मुकम्मल तौर पे थ्योरेटिकल वीडियो है और इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर नंबर 39 भी इसी चैनल पे दस्तयाब, अगर मुनासिब समझे तो आप वो भी देख लें। तो हम इस पे बात करेंगे कि नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस क्या होते हैं, नेसेसिटी और सफिशिएंसी में क्या फर्क है। इसके बाद मैं आपको कुछ समझा दूं कि बॉटलनेक यानी क्या होता है। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात ये भी कर लेंगे कि किस तरह इनके रिजल्ट्स को समझा जाए, क्योंकि एक एग्जांपल को मैंने फॉलो किया और उसके सारे रिजल्ट जो है वहां पे मैंने रख दिए हैं। तो आए अपने वीडियो का आगाज करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि कोर्स सर्टिफिकेट मुझे दिया गया था जो मैंने ऑनलाइन कोर्स स्मार्ट पीरियड्स अकेडमी जर्मनी से मुकम्मल किया, जहाँ पे मैंने ये सारी चीजें कंप्लीट की थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यानी वेरियस वेज टू फाइंड इंपॉर्टेंट आईडीबीज। अब आपको पता है कि डीबी और आईडीबी में क्या फर्क है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी आईडीबी होती है, तो इसके हवाले से हमारे पास ये तीन जो हमारे पास टूल्स हैं। सबसे पहले है बीटा मल्टीपल रेगुलेशन में जो हमें स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज बीटा मिलते हैं। उसकी वजह से भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा आईबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। आईपी में इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस एक और टेक्निक है जो हमारे पास हमारे लिए दस्तियाब है। इसके अलावा एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी हमारे पास है, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे एनसीए की, जिसकी वजह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईबी कौन सा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मॉडल है जिसमें ये चार आईबीज हैं और ये आपका एक डीबी जिसका इम्पेक्ट हम देखना चाह रहे हैं। इसमें से कौन सा आईबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ी सी बात ये कि ये इनोवेशन कल्चर ये बहैसियत खुद आईबी भी है और डीबी भी है। अब यहाँ पे हेयर रिचर्ड सार्डिस ने कहा है कि सोशल साइंस स्कॉलर वुड बी रिमिस if they did not apply the all statistical methods at their disposal to explore and better understand the phenomena they are searching। कोई भी फिनमिना कोई भी इसको रिसर्च करें, अगर आप उसमें मुख्तलिफ टूल अप्लाई नहीं करेंगे तो आप एक मिस करेंगे कि आप एडिशनल चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उनमें से एनसीए भी एक अच्छा टूल है आपके पास। अब ये ओरिजिनली किसने डेवलप की थी, ये डेल ने 2016 में इस टेक्निक को यानी नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस को डेवलप किया था। इसके बाद हमें इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स मिलती है, यानी एक जरूरी है वाई हमारा आउटकम है और एक हमारे पास जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर आप ये कंडीशन एक्स पूरी करेंगे तो आपका आउटकम आएगा। इसी तरीके से एक्स इज अ प्रीडिकेशन ऑफ वाई और वाई रिक्वायर्स एक्स। तो ये तीन मुख्तलिफ चीजें, लेकिन बात एक ही कर रहा है। इसके अलावा अब नेसेसिटी क्या है आपके, नेसेसिटी ये है कि स्पेसिफिक आउटकम टू बी पॉसिबल, यानी किसी भी आउटकम को पॉसिबल करने के लिए, मुमकिन करने के लिए आपने कोई चीज जरूर करनी है। जो आपने चीज जरूर करनी है हम उसको नेसेसिटी कहते हैं और इट्स सर्टेन या किसी हद तक वो करना जरूरी होता है। इसके बाद अकॉर्डिंगली द नेसेसरी कंडीशन, अब उसमें क्या है कि जो ये कॉन्स्ट्रेंट है, यानी अगर आप आउटकम यानी आप डिपेंडेंट वेरिएबल या आउट ऑब्जेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपने एक कंस्ट्रेंट पूरी करनी होगी या एक बॉटलनेक या एक क्रिटिकल फैक्ट, बगैर उसके आपका आउटकम मिलना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा ये एक सेटिस्फाइड कंडीशन आपने पूरी करनी है अगर आप कोई आउटकम लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा नेसेसरी कंडीशन ये एक मस्ट हैव कंडीशन है, अगर ये नहीं होगी तो आपका ये मसला यानी आउटकम वो आप जो डिजायर्ड आउटकम है वो आप हासिल नहीं कर सकते। इस ये तो बात होगी हमारे पास यानी नेसेसिटी की। इसके अलावा एक और टर्म यूज करते हैं सफिशिएंसी की। तो ये क्या चीज है सफिशिएंसी, यानी ये की कंडीशन है। अगर ये चीजें सफिशिएंट होंगी तो आप नेसेसिटी पूरी कर सकेंगे और उसके बाद आपका आउटकम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मिसाल ले लें कि जिसमें हम समझते हैं कि आउटकम, नेसेसरी और सफिशिएंसी में क्या फर्क है और कौन सी चीज किसके लिए ज्यादा अहम है। तो हम सब पे बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स आर सफिशिएंट, यानी सफिशिएंस है, यानी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपके पास। अगर आप कोई फूड यानी हेल्थ या टेस्टी फूड बनाना चाहते हैं तो आप सफिशिएंट चीजें आपके पास या जरूरी चीजें आपके पास होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट जो भी हैं आपके। लेकिन एक नेसेसरी यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, वो है आपका
ओवन, यानी जिसमें आप इसको पका सकें या कोई आग इस पे ऊपर रख के आप कुछ चीजें पका सकें। अगर आपके पास वो चीज नहीं होगी, ओवन या ये आग नहीं होगी, तो जाहिर है आप ये सारी चीजें पूरी भी हों, लेकिन आप अपना आउटकम नहीं ले सकते। आउटकम क्या है? आपका फूड हेल्थी एंड टेस्टी फूड, वो तब तक नहीं होगा जब आपके पास एक नेसेसरी कंडीशन यानी ओवन या कोई आग का जरिया आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप सफिशिएंसी, नेसेसरी और आउटकम में फर्क महसूस कर समझ चुके होंगे। इसके अलावा विदाउट नेसेसरी कॉस्ट द आउटकम विल नॉट एग्जिस्ट, ये तो बिल्कुल क्लियर है आपके पास। इन सफिशिएंट कॉस्ट इंश्योर द आउटकम एग्जिस्ट, तो ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं मैं कि ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि नेसेसिटी कितनी जरूरी है आपके आउटकम हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। A student who wants to be admitted in the US graduate school, ये आपका आउटकम है जो आप हासिल करना चाहते हैं। अब इसके लिए जरूरी चीज क्या है? आपके पास एडुकेट जीआरई स्कोर होना चाहिए। अगर ये आपके पास जीआरई स्कोर एडुकेट यानी एक मुनासिब अंदाज से अगर वो नहीं होगा, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते किसी भी यूएस यूनिवर्सिटी में। एक मिसाल है आपके पास। अब क्या है कि एनसीए एक डेटा एनालिटिक टूल है जो कम्प्लीमेंट करता है। अब कम्प्लीमेंट ट्रेडिशनल एनालिटिक टूल्स हमारे पास क्या है? मल्टीपल रिग्रेशन है हमारे पास और स्टैटिस्टिकल इक्वेशन मॉडलिंग है। यानी ये जो एनसीए कम्प्लीमेंट करता है, ये कम्पीट नहीं करता उनके साथ, मुकाबला नहीं करता, यानी उसके रिजल्ट्स को मुकम्मल करता है। उसमें जो एक दो चीजें कमी हो जाती है, तो ये एनसीए एक टूल है जिसकी मदद से आप रिजल्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कंडीशन एनालिसिस इज एन अप्रोच एंड टूल फॉर आइडेंटिफाई नेसेसरी कंडीशन इन डेटा सेट, यानी आप डेटा सेट में जो नेसेसरी चीज कौन सी है उसको ये फाइंड आउट करके देता है आपको। इस सवाल से आपको ये एक क्रिटिकल फैक्टर जिसके बगैर आप आउटकम हासिल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू हल, उन्होंने ये बात की कि आप यानी ये नेसेसरी कंडीशन एनसीए आपको दो तरीके से आपकी मदद कर सकता है। एक ये है कि सीलिंग लाइन आपको देता है और आपको बॉटल नेक टेबल दे। आगे चल के मैं आपको समझा दूंगा सीलिंग लाइन क्या है और बॉटल नेक टेबल क्या है, जिसकी वजह से आप प्रेडिक्टर आउटकम के दरमियान एक रिलेशनशिप जाहिर कर सकते हैं। दूसरा जो जी मदद जरिए जिसकी वजह से आपकी मदद कर सकता है, वो है आपका इट कैलकुलेट पैरामीटर्स। आपको पैरामीटर्स कैलकुलेट करके देता है, सच एज आपका इफेक्ट साइज हो गया और सिग्निफिकेंट टेस्टिंग हुआ। दो पैरामीटर्स आपको ये कैलकुलेट करके देता है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस क्या होते हैं। स्टूडेंट विल नॉट बी एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम व्हेन द जीमेट स्कोर इज टू लो। अब आपका आउटकम क्या है? को आपका यानी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन, अब उसकी नेसेसरी चीज क्या है? आपकी जीमेट, लेकिन वो एक हद तक उससे कम ना हो। क्रिएटिविटी विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंटेलिजेंस। ठीक है जी, इंटेलिजेंस क्रिएटिव आपको आउटकम इंटेलिजेंस के बगैर आप नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये आपका आउटकम है जो आप लाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट कमिटमेंट नहीं होगी तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज नहीं आ सकता। इसके अलावा सोशबिलिटी अगर आप चाहते हैं कि यानी एक सोशबिलिटी एक नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं सेल्स परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप आपसे अपनी परफॉर्मेंस सेल्स परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाह रहे हो तो सोशबिलिटी एक जरूरी चीज है, लेकिन ये यानी एक ये भी नहीं, इसके अलावा कुछ और चीजें नेसेसरी चीजें भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंग्रेडिएंट्स जरूरी है टेस्टी और हेल्दी फूड बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो जरूरी चीज है वो हमारे पास आ गए। तो इस तरह से ये भी मिसाल है आपकी। हैविंग प्रोग्राम मैनेजर जरूरी है आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंटरवेंशन के लिए। यानी यहाँ पे आप देखिए तीनों यानी पांचों एग्जांपल में हमारे पास एक बॉटल नेक मिल रहा है जो एक आउटकम के लिए। बॉटल नेक क्या है कि जो उसके लिए जरूरी चीज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पीएच आउटकम है, बॉटल नेक आपका जीमेट स्कोर है, और यहाँ पे क्रिएटिविटी आपका आउटकम है, यहाँ पे बॉटल नेक आपका इंटेलिजेंस है। अब नेसेसरी कंडीशन आर नॉट ऑटोमेटिकली सफिशिएंट, ठीक है, खुद ब खुद सफिशिएंट नहीं, लेकिन उनके लिए हमें कुछ चीजें दरकार होती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एडुकेट जीआर स्कोर इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है जी, एडमिशन के लिए। अब उसके लिए और यानी सफिशिएंट चीजें क्या है आपकी? दूसरी वो ये है कि स्टूडेंट्स मोटिवेशन लेटर, आपके लिए कोई मोटिवेशन लेटर भी हो, उसमें आपके जीआर स्कोर से साथ साथ आपके पास मोटिवेशन लेटर होना भी चाहिए।
टॉफल स्कोर भी होना चाहिए, बैचलर प्रोग्राम एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बैचलर प्रोग्राम भी आपका होना चाहिए और रिकमेंडेशन लेटर भी होना चाहिए, तभी जाके आपका एडमिशन यानी किसी भी प्रोग्राम में हो सकता है। तो यहाँ पे जीआरई स्कोर नेसेसरी था, और यहाँ पे जो आपका मोटिवेशन लेटर है, टॉफल स्कोर है आपका, बैचलर प्रोग्राम है आपका, रिकमेंडेशन, ये सारे आपकी जो है वो सफिशिएंट कंडीशंस थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एनसी यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास प्रिडिक्टर एक्स यानी ये आपके पास प्रिडिक्टर्स होंगे, यानी और आपके पास आउटकम जो वाई है आपका, ये वहां पे ये वाई आ गया। सीलिंग लाइन हमारे पास ये आपकी सीलिंग लाइन आ रही है, जिसमें हम CEFDH, जिसमें हम कहते हैं कि द ड्रॉन द बिटवीन द जोन कंटेनिंग ऑब्जर्वेशन, यानी ये ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हैं आपके, जो डेटा आपने अपने रिस्पोंडेंट से कलेक्ट की हुई, ये आपके सारे डेटा पॉइंट, और एक और जोन है जहां पे कोई डेटा हमारे पास नहीं है। इनके दरमियान जो एक लाइन हम खींचते हैं वो हमारे पास है CEFDH। इसके अलावा अब यहाँ पे दो लाइनें हमारे पास मिलती हैं, एक है सीलिंग एनवेलपमेंट फ्री डिस्पोजेबल हल, जिसको हम CEFDH कहते हैं, जो एक नॉन डिक्रीजिंग है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डिक्रीज ये बढ़ती जा रही है आपकी, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस तरह ही आपकी बढ़ती जा रही है। इस एक और हमारे पास रेगुलेशन लाइन, ये लाइन होती है जिसको हम कहते हैं सीलिंग रेगुलेशन फ्री डिस्पोजेबल हल, CRFBH। यहाँ पे CE यानी एनवेलपमेंट और यहाँ पे CR यानी रेगुलेशन। सिर्फ फर्क एनवेलपमेंट और रेगुलेशन का है। सिंपल रेगुलेशन थ्रू द CFBH लाइन, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे CFB, इसके साथ हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे। वो कौन सी लाइन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सीलिंग एनवायरमेंट फ्री डिस्पोजेबल हल लाइन है हमारे पास, और सीलिंग ये रेगुलेशन फ्री डिस्पोजेबल, ये आपकी लाइन आ रही, और ये आपके डेटा पॉइंट्स यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये आप देख रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक लाइन खींची हुई है, ठीक है, और ये हमारे पास OLS लाइन है। और इसके बाद हम बार बार मैं जिक्र करता है बॉटलनेक टेबल है आपके पास। अगर आप आउटकम आपका Y है तो उसके लिए X क्या नॉट नेसेसरी, यानी N इज नॉट नेसेसरी। अगर आपके पास Y का स्कोर यानी 8 है तो आप कम से कम आपके पास 1 से वो 6 होना चाहिए। तो इस तरह इस बॉटलनेक को हम समझेंगे। ये आपका CEFDH यानी आपका यानी सीलिंग एनवेलपमेंट फ्री डिस्पोजेबल हल है आपका। इसके बाद सीलिंग एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास कोई क्राइटेरियन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें। यहाँ पे क्या है कि सीलिंग एक्यूरेसी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर ऑन आर ब्लू, यानी उसके ऊपर है या उसके नीचे, या आपके पास ये CRABH लाइन है, इसके ऊपर और इसके नीचे जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, बिलो डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखिए पॉइंट इन द रेड सर्किल, ये रेड सर्किल जितने भी पॉइंट्स आप इसके ऊपर रखेंगे, उसके नीचे ये सारे पॉइंट्स, यानी इस सर्किल में इस दोनों में जो दो पॉइंट, सारे पॉइंट यहाँ रख के देख रहे पॉइंट्स इन टोटल रेड प्लस ग्रीन आपने रखने हैं। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो 95% से ज्यादा हो तो बेहतर है आपका। इसके बाद अब एक और चीज आती है इफेक्ट साइज, यानी इफेक्ट साइज वो सिग्निफिकेंट भी होने चाहिए। इसका रेंज क्या है, आप इसको डिनोट करते हैं D से, और इसकी रेंज 0 to 1, जिस तरह कोरिलेशन की हमारे पास रेंज है 0 to 1, इस तरह हमारे पास या R स्क्वायर की 0 to 1, इस तरह यहाँ पे हमारे पास 0 to 1 इसकी रेंज है। अब डल क्या सजेस्ट करते हैं, ये कहते हैं कि 0 to 1 होगा तो 0 to 1% होगा, यानी 10% तो एक स्मॉल इफेक्ट है, और 10% लेकर 30% तक अगर होगा ये मीडियम इफेक्ट है, और 30% से 50% होगा तो एक लार्ज इफेक्ट है, और डी अगर आपका ज्यादा है 0.5 से तो ये एक वेरी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। ये हमारे पास चार कंडीशंस हैं जिसके मुताबिक हम इफेक्ट साइज को डिटरमिन करेंगे। अब इसके बाद 10 in order to claim a preconditions is necessary, the condition should meet the three principle। अब जो कंडीशन आपकी नेसेसरी है, जिस तरह हम बात करें कि भाई अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास GRE लाजमी है, तो GRE लाजमी एक नेसेसिटी तब होगी जब वो ये तीन चीजें मीट करेंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन, थ्योरी आपको जस्टिफाई करे कि हाँ यार ये एक जरूरी चीज है। इसके बाद इफेक्ट साइज D जो लार्जर देन 0 हो। अगर आप देखें यहाँ पे पहली कंडीशन आपकी यहाँ मीट हो जाती है, 0 से ज्यादा है, चाहे वो
10% हो, 15 हो, 30 हो, जितनी भी हो, लेकिन 0 से ज़्यादा हो, तो दूसरी कंडीशन आपकी पूरी होगी। तीसरी कंडीशन क्या हो कि इफेक्ट साइज आपकी सिग्निफिकेंट भी होना चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगी? जब हम एनसी अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें परम्यूटेशन के रिजल्ट के ज़रिए से हमें पता चलेगा कि इफेक्ट साइज हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। अब क्या है कि लिमिटेशंस क्या है सीआर की, डाउन साइड क्या है कि सबसे पहले एनसीए मेरी डेटा एनालिसिस टूल, ये डेटा एनालिसिस टूल है, इसकी ज्यादा इसका कोई और काम नहीं। जो कैलकुलेट करता है सीलिंग लाइन, जो एफ ई डी एच एस और एफ आर डी एच एस, ये दो सीलिंग लाइन थी, और इफेक्ट साइज जो अभी हमने बात की, और ये दो यानी इसके अलावा ये सेपरेट एरर को कंसिडर नहीं करता, कॉन्फिडेंस इंटरवल को भी ये कंसिडर नहीं करता। ठीक है जी। इनके अलावा एनसीए डज नॉट मेजर द फजीनेस नेसेसरी कंडीशन, जो इसमें जो चीजें पेचीदगी है जो आपकी नेसेसरी कंडीशन में, उस चीजों को ये मेजर नहीं करता, या तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड को बता देता है कि यार ये चीज लाजमी है इस चीज को करने के, अगर आप ये आउटकम हासिल करना चाहते हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स शुड नॉट ब्लाइंड रिलाई ऑन एनसीए आउटपुट, जो आपको रिजल्ट मिलता है आपने आंखें बंद करके उस पर आपने रिलाय नहीं करना। इसके अलावा आपने अपनी जो थ्योरेटिकल असम्पशंस हैं उसको भी देखना है, और क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट को भी देखना है, रिसर्च डिजाइन को भी देखना है। इसके अलावा एनसीए इज एन एडिशन, इज सच ए टूल बॉक्स, आपके पास जो सॉफ्ट टूल बॉक्स है उसमें एक टूल है आपकी, तो इस टूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पीर सेम और एनसीए की, तो हमारे पास दो किस्म के कंस्ट्रक्ट होते हैं, एक रिफ्लेक्टिव होता है, एक फॉर्मेटिव होता है। बाय द वे मेरी वीडियो है अवेलेबल मेरे चैनल पे, जिस पे मैंने क्लियरली डिफाइन किया है कि रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव में क्या फर्क है। अगर आपका कंस्ट्रक्ट जो रिफ्लेक्टिव है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न वेरिएबल्स को लेंगे और उसको पीएलएस से यानी वहां से लेके फिर हम उसको अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर हम एनसी अप्लाई करेंगे। अगर आपका फॉर्मेटिव है तो हमारे पास दो कंडीशन है, रिफ्लेक्टिव जो भी हो, यानी आपका एक्सोजीनियस हो या एंडोजीनियस हो कोई मसला नहीं, कि अगर फॉर्मेटिव आपका एक्सोजीनियस जीनियस यानी आईवी है तो हम इसका लेटेंट वेरिएबल स्कोर भी लेंगे और उसके बाद ओरिजिनल इंडिकेटर स्कोर भी लेंगे, तब जाके हम इस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपका एंडोजीनियस है आपका, तो रिफ्लेक्टिव या फॉर्मेटिव कोई फर्क नहीं, उसमें वही चीजें, यानी आप सिर्फ आप उसका लेटेंट वेरिएबल स्कोर लेंगे। अब ये है उसका सोर्स है। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है कि आउटलाइन हाइपोथेसिस आप बनाएं और सफिशिएंट और नेसेसरी लॉजिक को वहां पे डिफाइन करें। इसके बाद हमें डेटा को प्रिपेयर करना है, जिसमें हमें सैंपल साइज को देखना है कि 200 या अच्छा सैंपल साइज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसकी वो देखना है, आउटलाइर्स ना होना चाहिए, और मेजरमेंट लेवल और कोडिंग ऑफ स्केल किस, यानी इसमें इस इंटरवल स्केल हो, यानी लिकर्ट स्केल पे, ये चीजें आपने देखनी है। दूसरे स्टेप है, किसी स्टेप में अब देखिए मैं इसको चीजों को डिफाइन नहीं, क्योंकि आपको चीजें पता है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सारी चीज आपको पता है। तीसरा स्टेप जो है हमारे पास, यूज पीएलएस सेम, आपने जहां से रिटर्न स्कोर लेना है और उससे मॉडलिंग रिलेशनशिप आपने देखने हैं उसके जो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, आपने एवोल्यूट करना है आपके मेजरमेंट मॉडल को, जिसमें हमारे पास दो मेजरमेंट मॉडल होते हैं, एक रिफ्लेक्टिव होता है, एक फॉर्मेटिव। रिफ्लेक्टिव में क्या देखना है, हमें लोडिंग देखने हैं, क्रोन अल्फा देखते हैं, सी आर देखते हैं, और उसके अलावा हमें क्रोन अल्फा देखना है, एबीई देखने हैं, हमारे पास एच टी एम टी हेट्रोट्रेड मोनोट्रेड देखना है। फॉर्मेटिव में हमें क्या देखना है, रिडंडेंसी एनालिसिस को देखना है, बीआईएफ को देखना है, सिग्निफिकेंस को, और रेलिवेंस आपको इंडिकेटर बेस, ये सारी चीजें आपने इसमें देखने हैं। इसके अलावा स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर रिटर्न स्कोर जो है वो रिटर्न स्कोर हम ट्रांसफर करेंगे आपके स्मार्ट पीरियड से आर की तरफ, क्योंकि आर में हमारे पास एनसीई कंडीशन जो है वो टेक्निक अवेलेबल है, लेकिन स्मार्ट पीरियड 4 में हमारे पास ये टेक्निक अभी हमें ये जो रिटर्न वेरिएबल स्कोर जो है वो हमें स्मार्ट पीरियड यानी से लेके आपके आर की सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। अब यही यानी आपकी जो कंडीशन है ये यहाँ पे आपकी स्मार्ट पीरियड में दी गई, आप देखें स्टैंडर्ड एल्गोरिथम में आप देखें रेगुलेशन एनालिसिस, लॉजिस्ट रेगुलेशन एनालिसिस और नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस, और उसके साथ इसकी परम्यूटेशन सिग्निफिकेंस भी था। यानी यही काम आप जो पहले आर में करते थे, अब यही आपको अपॉर्चुनिटी आपको स्मार्ट पीरियड 4 में दी गई है, यही काम बखूबी आप स्मार्ट पीरियड में कर सकते हैं 4 में।
इसमें 6 में आपने क्या करना है कि आपने रन एनसी यानी इसको अप्लाई करने के बाद आपने एनसी रन करना है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं या नहीं, तो आपने परमिशन 1000 पे करना है, 10,000 पे करना है, और ये परमिशन आपको यहाँ से एनसीए परमिटेशन से मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये सारे स्टेप हमारे पास पूरे हो गए, और इसका जो सोर्स है वो आपको वही यही रिचर आपका है। यहीं से आप ये देख इसको पेपर को पढ़ के आप यहाँ भी देखिए, ये पूरा हमारे पास इसका रेफरेंस, इसको आप ये पेपर डाउनलोड करके यही चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। अब आपके पास सिनारियो है, 3 सिनारियो है हमारे पास। तो सबसे पहला सिनारियो ये कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पीएलएस सेम के रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ये सारे पीएलएस सेम के, और यहाँ पे रखेंगे हम एनसीए के रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट्स हैं या नहीं एक्सोजीनियस। अगर वो सिग्निफिकेंट है और नेसेसरी कंडीशन भी है, तो हम इसको रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि ऑन एन एवरेज। ठीक है जी, सबसे पहले ऑन एन एवरेज इंक्रीज एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट विल इंक्रीज आउटकम। जितना आपका एक्सोजीनियस यानी आईवी ज्यादा होगा, उतना ही आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल अब में इंक्रीज होगा, लेकिन एक हद तक। यानी बॉटलनेक टेबल है हमारे पास, आप एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट इज नेसेसरी फॉर द आउटकम मैनिफेस्ट। ठीक है जी, तो एक हद तक वो बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। ठीक है जी, अगर आपका एक्सोजीनियस और अगर आपका एक्सोजीनियस नॉन सिग्निफिकेंट है बट नेसेसरी कंडीशन है, तो भी यही काम हमारा अप्लाई होगा। फिर भी हम इसमें एनसीए टेबल को देखेंगे। ठीक है जी, और अगर आपका सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट तो है, रिजल्ट्स पीरियड सेम सिग्निफिकेंट तो है, लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज एक्सोनियस कंस्ट्रक्ट विल इंक्रीज द आउटकम, बट नो मिनिमम लेवल हमें वहां पे नहीं मिलती। तो हमें नो मिनिमम लेवल नहीं मिलती, तो हमारे पास उसमें हमें एनसीए बॉटल नेक टेबल को भी रिफर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दो तीन सिनारियो है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि बॉटलनेक क्या है, कि अगर आप इन स्किल बढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम अगर 50% आप स्किल अपने बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास इमोशनल वैल्यू 25% होना चाहिए, ईज ऑफ यूज 20% होना चाहिए, कृषि वैल्यू आपको पास 9.3 पर होना चाहिए, और कॉम्पेबिलिटी कोई जरूरत नहीं है आपकी, नॉट नेसेसरी। अगर आप ये 100% बढ़ना चाहते हैं, तो ये उनके वैल्यू से इतने आपके ये इसमें यानी ये बढ़ने चाहिए, तब जाके आपकी कंडीशन पूरी होगी। रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि पीयर्स एल्गोरिथम इज एस्टिमेटेड इज एम इज द पाथ इज कोएफिशिएंट्स, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी, ये दो चीजें यहां से मिलती हैं हमें। अब इसको बूटस्ट्रैपिंग मदद की मदद से हम देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट पाथ है या नहीं है। इसके अलावा ब्लाइंड फोल्डिंग आपको देता है कि प्रेडिक्टिव रेलिवेंस टूल, रेलिवेंस ऑफ द कंपोजिट ये है नहीं, और उसके बाद फीनेट मिक्सचर आपको, जिसपे हम होमोजेनिटी को चेक करते हैं। यानी एक मुख्तलिफ टूल्स हैं जो स्मार्ट पीएलएस में आपको दिए गए हैं, यानी एक सॉफ्ट टूल बॉक्स है आपके पास। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें मेजरमेंट मॉडल को देखना है कि क्या स्मार्ट पीरियड्स में हमारे पास जो भी मॉडल है जिस पे हम रन करना चाहते हैं एनसी, क्या वो चीजें सिग्निफिकेंट यानी वो जो रिजल्ट रिक्वायर्ड सतह पे है या नहीं। अब रिक्वायर्ड सतह क्या है कि आप देखिए इनपुट स्किल 1 2 3 4 5 हमारे पास कंस्ट्रक्ट है, और हर एक में उनमें मुख्तलिफ आइटम्स हैं आपके। एन हमारे पास 384 सैंपल साइज है हमारे पास, ये इनके मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और लोडिंग है। लोडिंग कम से कम आपकी 0.07 से ज्यादा होने चाहिए, सारे आपके 0.078 से ज्यादा है आपके। ये है क्रोनपा अल्फा, ये आपका 0.7 से लेकर 0.9 तक होना चाहिए, कम से कम 0.7 या इससे ज्यादा। अब ये सारे 0.7 से ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं। एवीई एवरेज वेरियस एक्सट्रैक्शन, ये आपका 0.5 से कम ज्यादा होना चाहिए, तो ये सारे इससे ज्यादा है। एच टी एम टी हेट्रोट्रेट मोनोट्रेट, ये आपका 0.85 से कम हो, तो ये सारे आपके। तो मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो मेजरमेंट मॉडल के रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, जो जिस तरह जरूरी चीजें हैं जिस कंडीशन अप्लाई करने के लिए, वो सारी चीजें हमारे पास मुकम्मल तौर पे पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर मॉडल है, जिसमें हम इन चार ट्रेड का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं इंटरप्रेजेंट परफॉर्मेंस पे, देखना चाहते हैं कि इनमें से किसकी ज्यादा यानी यानी कौन सी चीज में नेसेसरी कंडीशन अगर आप इंटर परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है कि हमें स्केच मॉडल की बात करेंगे, तो हमें पास
मल्टीपोलरिटी कोई नहीं होनी चाहिए और आपके VIF वो 5 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपका आर स्क्वायर की वैल्यू आपका अच्छी होनी चाहिए, 0.37 आर स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर 0.18 है, यानी ब्लाइंड फोल्डिंग। ये तो ये सारे रिजल्ट्स हमारे पास ठीक है। यानी कॉमनली जो जब हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल एवोल्यूशन की बात है, इसमें हम क्या देखते हैं, तो ये चार चीजें हैं जो हमारे पास सफिशिएंटली पूरी। अब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग और मेजरमेंट मॉडल, जो हमारा जो मॉडल है जिस पे हम काम करें, वो बिल्कुल ठीक है। अब जिसमें जो डायरेक्ट इफेक्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे सारे डायरेक्ट इफेक्ट, कोई भी इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। तो हमारे पास स्किल, इंडिपेंडेंट स्किल, ये सिग्निफिकेंट है 0.37, और ये प्रोबेबिलिटी यानी 0.05 से कम है, और नेटवर्क, ये दोनों इंडिपेंडेंट स्किल और नेटवर्क का इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है और वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है और एक अच्छा इम्पैक्ट है आपका। ठीक है, नेटवर्क की मार्केट ओरिएंटेशन, और ये इसका पॉजिटिव लेकिन इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। इसके अलावा सेट ओरिएंटेशन इसका नेगेटिव और इनसिग्निफिकेंट है आपका। तो ये चारों हमारे पास जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, हमने उनकी बात कर ली आपके साथ। अभी हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ रिचर एट ऑल वी यूज लेटर वेरिएबल स्कोर। अब हमें यहाँ से लेटर वेरिएबल स्कोर लेके हम लेके जाएंगे, इसी में हम इस पे अप्लाई लेके जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिचर ने लिखा है कि ऑपरेट यूज पीएसएफ एंड इंपोर्टेड द सॉफ्टवेयर। हमें आर में इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, वहीं पे हम उसी स्मार्ट पीडीएस में हम इस पे एनसीए अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा वी यूज रिकमेंडेड स्केलिंग, जो हमारे पास है CEFDH लाइन विच इज नॉट डिक्रीजिंग स्टेप फंक्शन जनरेटेड ऑन स्केटर प्लॉट। तो हम ये अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास प्रेडिक्टर आउटकम वेरिएबल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अच्छा जी, तो अब हम बात करें दिस अलाउड अस टू सेपरेट स्पेस कंटेनिंग ऑब्जर्वेशन, यानी ये जो लाइन है ये हमें अलाउ करती है कि हम जो जहाँ पे ऑब्जर्वेशन है उसको अलहदा करें जहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखें ना, ये CRFDH लाइन है आपकी, ये आपकी लाइन है यहाँ पे CEFDH, ये लाइन आप देख रहे हैं, यानी ये लाइन हमें सेपरेट करती है यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करता चाहूँ कि यहाँ पे ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट स्किल हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर यहाँ पे हम पीछे जाएं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे हमारे पास आईवीज हैं, तो हमें इस किस्म के चार ग्राफ मिलने चाहिए। तो यहाँ पे स्किल जो हमारे तीन आईवीज हैं दूसरे, तो उसके साथ आपको चार ग्राफ आपको मिलेंगे, यानी टोटल जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने आपको ग्राफ मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या कि 10 आइडेंटिफाई द हाउ मच ईच आईवी एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट्स, यानी कितनी हद तक वो कंस्ट्रेंट करता है, रोकता है आपको ओवरऑल इंटरनेट परफॉर्मेंस को, यहाँ से ये जाहिर होता है। दिस सीलिंग लाइन आल्सो इंडिकेट द मिनिमम लेवल ऑफ द पार्टिकुलर इंटरनेट स्किल, कितना कम से कम कितना चाहिए ताकि हम रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ऑपरेट द सर्टेन लेवल ऑफ द इंटरनेट परफॉर्मेंस, यानी जो हमारे पास परफॉर्मेंस कितनी चाहिए, तो हमें ये दो चीजें यहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा एक और बात, स्केटर प्लॉट डिस्प्ले सीलिंग रिग्रेशन फ्री हल डिस्पोजेबल हल which can be used where there are the many levels of the within the data and when it can be considered continuous। यहाँ पे हम देखें ये continuous है, तो यहाँ पे हम एक regression line यहाँ पे रन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी, ये देखें, ये आप यहाँ से ये regression line, ये outer most आपके पास जो है ना वो आपके पास डेटा पॉइंट्स है जहाँ पे हमने CE एनवेलप यहाँ पे हमने क्या ये लाइन लगाई हुई है। तो यहाँ पे ये कम से कम ये आपके आउटकम्स जो है वो आपके यहाँ पे हमारे पास जो है वो CR रिग्रेशन लाइन है। इसके अलावा हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ओएलएस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ इसमें नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखाया था पहले, वहाँ पे हमारे पास ये लाइन मिलती है कि यहाँ से ये हमारी ओएलएस लाइन है आपकी। तो हम बात करते हैं कि वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट साइज, हमने बात की थी पहले, जो हम डी से डिनोट करते हैं, जिसके यानी देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो हम उसकी मदद परम्यूटेशन की मदद से हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट। तो परमिशन लेवल जी की वो 10,000 है। जब आप इसका वीडियो देखेंगे, यानी वीडियो नंबर 39, लेक्चर नंबर 13, जिसपे प्रैक्टिकली मैंने सारी चीजें की, तो आप समझ जाएंगे कि परम्यूटेशन कहाँ से आते हैं और किस तरह हम 10,000 इसको देते हैं। इसके अलावा हमारे पास डल जो हमने बताया था कि तीन चीजें हमारे पास हैं, यानी इफेक्ट साइज को यानी कंसिडर करने के लिए सबसे पहले थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए हमारे पास, और इफेक्ट साइज वो डी से, यानी जो डी से डिनोट करते हैं वो 0 से ऊपर होने चाहिए और पी वैल्यू 0.05 से।
तो इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें हम मिलती हैं, तो हम देखते हैं कि इनपुट स्किल, मार्केट ओरिएंटेशन, नेटवर्किंग। तो इनका जो यानी इफेक्ट साइज है वो कम से कम जीरो से ज्यादा, यानी ये दो 6% और 4% जीरो से ज्यादा है। और ये नेटवर्क ये बहुत ज्यादा है, यानी 32% है। तो ये हम देख सकते हैं कि इनकी पी वैल्यू भी ठीक है। तो ये सारे हमारे ये दो जो हमारे पास क्वांटिटी यानी क्राइटेरिया क्राइटेरिया है, उस पे ये मीट करते हैं। और ये जो जो पहला हमारे पास क्राइटेरियन है, ये एक मुकम्मल तौर पे यानी हम कहते हैं कि सब्जेक्टिव है, जो हम आपको थ्योरी से मिलेगा। तो कम से कम इस टेबल से ये ज़ाहिर होता है कि ये दो क्राइटेरिया ये मीट हो जाते हैं। लेकिन शायद ओरिएंटेशन जो तीसरा, ये दो क्राइटेरिया मीट नहीं करा, इस वजह से हम इसको इसका कोई इफेक्ट है नहीं। हालांकि अब देखिए 1% इफेक्ट, यानी इसका इफेक्ट भी कोई भी नहीं है आपका। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली नेटवर्किंग डी इक्वल टू 32%, यहाँ पे डी 32% है आपका। मार्केट ओरिएंटेशन 4 है परसेंट है, यानी ये जीरो से ज्यादा है। और आपके पास स्किल जो है वो 6% है। आप नेसेसरी फॉर माई इंटरमीडिएट परफॉर्मेंस, जो जब हम इंटरमीडिएट परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, तो हमारे पास नेटवर्किंग, मार्केट ओरिएंटेशन और इंटरमीडिएट स्किल, ये तीन नेसेसरी यानी चीजें हैं, यानी तीन नेसेसरी हमारे पास। इसके बाद देखिए शोइंग बॉर्डर लाइन, लार्ज, स्मॉल, इफेक्ट साइज रेस्पेक्टिवली व्हिच आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। यहाँ पे आप देखें ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो हम देखते हैं कि ये एक लार्ज इफेक्ट है और ये दोनों आपके पास ये स्मॉल इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट जरूर है। ये एक बॉटल नेक नेक है हमारे पास जो हमने निकाली थी। तो अगर आप इंटरप्रेट परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हैं 70%, तो इसमें इंटरप्रेट स्किल एप्लीकेबल नहीं, नॉट नेसेसरी है आपके पास। मार्केट ओरिएंटेशन आपकी 2.08% होना चाहिए, नेटवर्किंग आपका 2.349 होना चाहिए, और सेल्स ओरिएंटेशन रिक्वायर नहीं। ये सोर्स आप देखें, ये आपके पास मुख्तलिफ लेवल, अगर आप 100% लेवल तक भी जाएं, तो फिर भी आपको इंटरप्रेट परफॉर्मेंस 1.8 होनी चाहिए। तो इसके लिए ये हासिल करनी, यानी 1.8, तो आपके पास इंटरप्रेट स्किल्स 44% होना चाहिए, 7 मार्केट ओरिएंटेशन 0.755% होने चाहिए, और आपके पास नेटवर्किंग 27.08 होनी चाहिए। लेकिन सेल्स और क्योंकि ये एक नॉन सिग्निफिकेंट भी था और ये नेगेटिव रिलेशनशिप था, इस वजह से सेल्स ओरिएंटेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास ये इस चीज को हासिल करने के लिए आपके पास तीन है। तो ये नेसेसरी चीजें हैं आपके पास, उनके वैल्यूज भी दिए गए। अगर आप 100% लेना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपका इंटरमीडिएट स्किल 44% और मार्केट ओरिएंटेशन 7 और ये 27% होनी चाहिए। इसके अलावा इसके मुताबिक हम इस चीजों को मेजर करेंगे, पहले भी मैंने आपको दिखा चुका हूँ। तो इसमें अगर देखते हैं कि हाउ सेल्फ ओरिएंटेशन P is 0.9 did not meet the criteria for making them relevant necessary condition। तो हमें ये इफेक्ट साइज आप मिल रहे हैं हमें पर, तो ये सेल्स ओरिएंटेशन ये इफेक्ट साइज यानी मीट नहीं कर रहा, तो इसको हम नेसेसरी कंडीशन नहीं समझेंगे। एंड वुड बी दस बी कंसीडर शोइंग रैंडमनेस आर बीइंग फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है जी, hence they disregarded a relevant necessary condition। तो ये नेसेसरी, अब हमारे पास ये तीनों नेसेसरी कंडीशन, अगर आप इंटरप्रेनर परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तीन नेसेसरी कंडीशंस हैं। अब आपने एनसीए ने आपको ये बता दिया, अब आपने डिसाइड खुद करना है कि आप इसको कंसिडर करेंगे या नहीं। क्योंकि आप देखते हैं कि इंटरप्रेनर स्किल पॉइंट्स ये 6% है और आपका मार्केट ओरिएंटेशन 4% है। तो इनका वैसे तो इफेक्ट साइज बहुत कम है। अगर आप इसको यानी कंसिडर ना भी करें, इट्स नेसेसरी थिंग, तो ये ठीक है। लेकिन कम से कम नेटवर्किंग को आपने जरूर करना है, क्योंकि इसका एक लार्ज इम्पैक्ट है आपका। तो इस तरह आप यानी ये फैसला आप खुद भी कर सकते हैं। एनसीए के रिजल्ट आपको मिल चुके हैं, लेकिन फैसला आपने खुद करना है कि किसको आप नेसेसरी कंडीशन मानते हैं और किसको नेसेसरी कंडीशन नहीं मानते। अगर मुझसे पूछें, तो मैं नेटवर्क को तो जरूर नेसेसरी कंडीशन मानूंगा। अगर आप इंटरनेट परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि यानी लॉजिकली आप देखें कि नेटवर्किंग कितनी जरूरी है आपकी इंटरनेट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इन समरी हम ये कह सकते हैं, एनसीए shows network is a significant necessary condition along with the entrepreneur, जहां पे D6 है और D4 है। ठीक है, in order to report high level of the impact of the network on performance, respondent need to experience at a 32% satisfaction with the network। ठीक है जी, we found that the level of network should be at least a 32%
दिस इज नेसेसरी इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस क्वालिटी एट्रीब्यूट। अगर आप इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो नेसेसरी आपके पास जो है वो है आपका नेटवर्किंग। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं दिस मीन्स दैट द नेटवर्किंग रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेट परफॉर्मेंस। अगर इससे कम होगी तो यानी 32% से कम होगी यानी नेटवर्किंग, तो आप ये रोकेगी आपकी इंटरनेट परफॉर्मेंस को बढ़ने से। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ जो मैंने जो रिसर्च पेपर रेफर किए थे इस पीपीटीज को बनाने के, लेक्चर को बनाने के लिए, तो उसमें ये एक बहुत अच्छा पेपर है, नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर अट्रैक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका बाय द वे मैंने लिंक पे इस वीडियो के नीचे लिंक रख दिया है जहां से आप ये बासन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पेपर भी है, नेशनल कल्चर एटीट्यूड इम्पैक्ट डिफ्यूजन सस्टेनेबल, तो ये भी आप डाउनलोड करके इस पे भी आप काम कर सकते हैं। और आखिर में है लॉजिक के जरिए डॉट डल, ये जो मैंने बार बार इस्तेमाल किया था ये पेपर भी है। ये तीनों पेपर की लिंक मैंने रख दी है अपने यानी वीडियो के नीचे जो लिंक थी उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। इन पेपर को देने का मकसद ये है कि आप अगर इस पेपर को गो थ्रू करेंगे तो आपको ये सारी चीज समझ आ जाएंगी। खासतौर पर दो पेपर तो बड़े अच्छे हैं इसमें कि क्या होगा कि इसमें जो एग्जाम्पल देगी, एग्जाम्पल को आप गो थ्रू करके आप बआसान इन चीज़ों को समझ सकते हैं जो हमने अभी थ्योरेटिकली समझे हैं। बाकी ये जो पेपर ये एक बेस पेपर है, बेस है, बैकग्राउंड, इसमें सारा चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। जब तक थ्योरेटिकली हम क्लियर नहीं होंगे तब तक प्रैक्टिकल चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी। तो आखिर में रिमाइंड करता चलूंगा कि इसका 39 लेक्चर नंबर भी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिस पे प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह एनसीए आप रन कर सकते हैं अपने डेटा पे। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को आखिर तक देखने का। बहुत जल्द फिर एक और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।